हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजी का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कल्चरल मटेरियलिज्म। खासकर ये रिसेंट ट्रेंड्स में पूछा जाता है, मॉडर्न ट्रेंड्स या रिसेंट ट्रेंड्स में। तो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट हैज़ टू कवर्ड इमेंसली। और आप देखेंगे इससे बाहर का कुछ भी नहीं आना है और इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और एक से कई बार इसको सुनिए और पढ़िए और फिर अपने नोट खुद बनाइए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द कल्चरल मटेरियलिज्म। जो आपका अभी तक का जितना भी बात बोला गया है कल्चरल मटेरियलिज्म या उससे रिलेटेड या ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, उसमें दो सेपरेट तरीका है। दो अलग अलग तरह से इसे कोशिश की गई है समझने की। पहला एंथ्रोपोलॉजिकल वे से, जिसे कहते हैं कल्चरल मटेरियलिज्म, एन एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च पैराडाइम चैम्पियन मोस्ट नोटेबली बाय मेरविन हैरिस। मेरविन हैरिस, आप सब सारे इस टर्म्स को जानते होंगे। हु इज़ मेरविन हैरिस, और एमिक एंड एटिक अप्रोच के लिए फेमस हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपने थियरीज़ वाले वीडियोज़ में, तो एक बार जाइएगा, वो ज़रूर लर्न करने की कोशिश करिएगा। तो मेरविन हैरिस का जो कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने जिस हिसाब से इसमें समझने की कोशिश की गई है एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च में, इस पैराडाइम को हम कह देते हैं कल्चरल मटेरियलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट एंडेव्योर जो था वो कल्चरल स्टडीज़ से रिलेटेड है, जिसको हम कहते हैं कल्चरल स्टडीज़ कल्चरल मटेरियलिज्म। ठीक है, इसमें क्या था कि लिटरेचर या जो थियरी आती थी हमारे यहाँ एंथ्रोपोलॉजी या उससे रिलेटेड, जैसे सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, इन सब में तो एक मूवमेंट चला अ मूवमेंट इन लिटरेरी theory and cultural studies that often focuses on the analysis of Renaissance literature and English Renaissance theatre। ठीक है, तो सोशल स्टडीज़ या सोशियोलॉजी में या कल्चरल स्टडीज़ में जो ये सारे एक क्रांति सी आई लिटरेचर में और थिएटर में, उसको भी हम कल्चरल मटेरियलिज्म से के पैराडाइम में समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ मार्क्स का इन्फ्लुएंस था। एक्चुअली मेरविन हैरिस इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड हैविली, आप कह सकते हैं, बाय द मार्क्स। तो ये एक पॉइंट इसीलिए इसमें मैंने लिखा है, इन स्पाइट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मार्क्स ऑन बोथ एंडेवर देयर इज़ नो रियल ओवरलैप बिटवीन द टू फॉर्म्स ऑफ कल्चरल मटेरियलिज्म। ठीक है, दोनों ही एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट वे से समझेंगे, डिफरेंट चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए कल्चरल मटेरियलिज्म हम यहाँ एंथ्रोपोलॉजी में समझ रहे हैं, तो हम टोटली एंथ्रोपोलॉजी को ही फोकस करेंगे। तो समझ लेते हैं व्हाट इज़ द कल्चरल मटेरियलिज्म इन एंथ्रोपोलॉजी। तो इस नोट्स में आपको बहुत ही प्यारे से समझाया गया है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। कल्चरल मटेरियलिज्म इज़ एन एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च ओरिएंटेशन। क्या है? इट्स अ रिसर्च ओरिएंटेशन। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन द सिंपल प्रीमाइस दैट ह्यूमन सोशल लाइफ इज ए रिस्पॉन्स टू द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ अर्थली एग्जिस्टेंस। कितनी ब्यूटीफुली इन्होंने बताया कि कहाँ पे बेस्ड होता है ये। एक ह्यूमन सोशल लाइफ का जो रिस्पॉन्स आता है, जो भी हम इस दुनिया में रहते हुए करते हैं ना, अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, दैट इज़ द कल्चरल मटेरियलिज्म। तो कल्चरल मटेरियलिज्म इज बेस्ड ऑन द सिंपल प्रीमाइस दैट ह्यूमन सोशल लाइफ इज ए रिस्पॉन्स टू द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ अर्थली एग्जिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक्चुअली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे इनसे। फ्रेडरिक एंजल और कार्ल मार्क्स थे जो भी ये लिखते थे, ये ज़रूर पढ़ते थे। फिर भी मटेरियलिज्म इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम मार्क्सिस डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। अब आपको यहाँ बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि मार्क्स का डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या था या इनका फिलोसफिकल मटेरियलिज्म क्या था। बस एक यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की गई कि इनका जो मेरविन हैरिस का अप्रोच था दैट वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द मार्क्सिज्म। ठीक है, नेक्स्ट आता है थॉमस माल्थस आते हैं, जिनका काम जरूर एनकरेज किया है हैरिस को ये कंसीडर करने के लिए कि रिप्रोडक्शन ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, द रिसर्च स्ट्रेटजी वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ अर्लियर एंथ्रोपोलॉजिस्ट इंक्लूडिंग एडवर्ड टाइलर एंड एल.एच. मॉर्गन, who in the 19th century first proposed that cultures evolved from the less complex to more complex over time।
तो एक अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी या हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हु वाज एडवर्ड ब्रूनर टाइलर एंड हेनरी मॉर्गन, और ये क्या बताया था इन्होंने, ये एक इवोल्यूशनिस्ट थे और कैसे इन्होंने सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट समझाया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लेस्ली वाइट एंड जूलियन स्टीवर्ट एंड देयर थियरीज ऑफ कल्चरल इवोल्यूशन एंड कल्चरल इकोलॉजी वेर इंस्ट्रूमेंटल इन द री इमर्जेंस ऑफ इवोल्यूशनिस्ट थियरी ऑफ कल्चर इन द 20th century, एंड मैरविन हैरिस टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम इन फॉर्मुलेटिंग कल्चरल मटेरियलिज्म। एक्चुअली जो भी हम नई बात समझते हैं वो रैंडम हवा में नहीं आ जाती, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रीवियसली एग्जिस्टेड थियरीज। तो मैरविन हैरिस ने भी यहाँ सबसे इंस्पिरेशन लिया और इन द 20th century उन्होंने ये फॉर्मुलेट किया थ्योरी को, कल्चरल मटेरियलिज्म को। और 1968 में हैरिस की जो बुक आई द राइज ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिकल थियरी, द राइज ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थियरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, कई बार डिस्क्रिप्टिव में पूछ लेता है, तो आप ये ज़रूर जानिए व्हाट इज़ द बुक नेम ऑफ रिटन बाय मैरविन हैरिस एंड in which year it has published, तो in 1968, and the book name is The Rise of Anthropological Theory। आप इसे लाइब्रेरी में भी एक्सेस कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर जाइए और एक बार इसे उलटिए पलटिए। बहुत ज़रूरी होता है लाइब्रेरी जाना और बुक को छूना। मैं पढ़ने के लिए नहीं कह रही, लेकिन एटलीस्ट आप उसे कवर पेज उल्टेंगे ना तो बहुत ही वो सब कॉन्शियसली कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो आप ज़रूर लाइब्रेरी अटेंड करिए। तो इस बुक में इन्होंने इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई और कैसे इसे प्रपोज़ किया फर्स्ट टाइम, वो सारी चीज़ें हैं। तो इसी को देख लेते हैं आगे। प्रिंसिपल क्या था जिस पर ये थ्योरी बेस्ड थी, तो सबसे पहली पॉइंट जो आती है, इट इज़ द प्योरली साइंटिफिक इन नेचर, यानी एंथ्रोपोलॉजी वैसे भी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। ये आप कभी मत लिखिएगा कि एंथ्रोपोलॉजी इन ह्यूमैनिटीज़, ये से इसमें भी मैं वीडियो लेके आऊँगी बहुत डिटेल में कि इन विच स्ट्रीम वी शुड हैव टू प्लेस एंथ्रोपोलॉजी। तो मैं टोटली एग्री करती हूँ, इट इज़ ए प्योरली साइंटिफिक स्टडी। इसी तरह कल्चरल मटेरियलिज्म इज़ ऑल्सो ए साइंटिफिक रिसर्च स्ट्रेटजी एंड एज सच यूटिलाइजेज द साइंटिफिक मेथड। ठीक है, अदर इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल जो इंक्लूड करते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशंस का, वो था कार्ल पेपर का फाल्सिफिएबिलिटी, थॉमस कून का पैराडाइम पॉजिटिविज्म, जिसे सबसे पहले अगस्त कॉम्टे ने फर्स्टली प्रपोज किया था। अब चूँकि अभी आपके लेवल का नहीं है, जब आप एमफिल पीएचडी करेंगे ना इससे आगे, तो आप जो है इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए जेआरएफ नेट में भी कई बार पूछ लेता है, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है और ये बहुत ब्यूटीफुली इसको एक्सप्लेन किया गया है कल्चरल मटेरियलिज्म को, इसलिए मैं ये नोट लेके आई हूँ आपके लिए। इट इज़ प्रपोज बाय द पॉपुलराइज बाय द वियना सर्कल। ठीक है, अब जो इसमें पहला क्वेश्चन टेकअप किया गया वो था कि हाउ टू ट्रीट द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट पीपल से एंड थिंक एज अ सब्जेक्ट एंड व्हाट दे से एंड थिंक एंड डू एज ऑब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। ये एक्चुअली सीधा कोट किया गया है इनकी बुक से, द राइज ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थियरी से, तो इसलिए कोट अनकोट करके लिखेगा। In response to this, cultural materialism make a distinction between the behavioral event and ideas, values and other mental events. ठीक है, it also makes the distinction between emic and etic operations. अब यहाँ ध्यान से समझिएगा what is the emic। तो emic ऑपरेशन वो होता है कल्चर के अंदर जो रियल हो, ठीक है, एक्सेप्टेड हो सभी के द्वारा, मीनिंगफुल हो एंड अप्रोप्रिएट हो। ध्यान से सुनिएगा, दैट इज द थिंग विच इज एनालाइज्ड और डिस्क्राइब्ड बाय द नेटिव एज रियल, मीनिंगफुल एंड appropriate, right? And ethic operations are the one in which the categories and concepts used are those of the observer and are able to generate scientific theories। ठीक है, समझ आ रहा बात? वो एथिक क्या है, एनेमिक क्या है? रिसर्च स्ट्रेटजीज प्रियोरिटाइज एथिक बिहेवियर फिनोमिना। थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ थियोरेटिकल प्रिंसिपल्स में एक एक चीज़ थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश की गई है। एथिक एंड बिहेवियरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इसमें आते हैं सोसाइटी के रिलेशन टू द एनवायरनमेंट which include their ethic and behavioral mode of production and reproduction। समझ आ रही बात?
देन एथिक एंड बिहेवियरल स्ट्रक्चर, द एथिक बिहेवियरल डोमेस्टिक एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द सोसाइटी, जिसे कह देते हैं हम सोशल रिलेशन। ठीक है, एक तो मटेरियल रिलेशन जो आप इंटरेक्ट करते हैं इकोलॉजी से, ठीक है। देन आता है सोशल रिलेशन, उस इकोलॉजी से इंटरेक्ट करते हुए किस तरह के बिहेवियरल और पॉलिटिकल और इकोनॉमी फॉलो करते हैं, दैट इज़ द सोशल रिलेशन। एथिक एंड बिहेवियरल सुपर स्ट्रक्चर, द एथिक एंड बिहेवियरल सिम्बॉलिक एंड आइडिएशनल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, जैसे आर्ट, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, साइंस, सिम्बॉलिक एंड आइडिएशनल रिलेशन। तो इसको कह देते हैं सिम्बॉलिक एंड आइडिएशनल रिलेशन। ठीक है, फॉलो करते हैं ना हम आर्ट का भी, स्पोर्ट्स का भी, रिचुअल्स का भी। तो ये सारा कुछ क्या है, इंटरेक्शन है, सारा कुछ क्या है, बिहेवियरल सिम्बॉलिज्म है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एमिक एंड मेंटल सुपर स्ट्रक्चर, जिसमें आता है कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस कॉग्निटिव गोल्स, कैटेगरीज, रूल्स, प्लान्स, वैल्यूज़, फिलॉसफी और बिलीफ, जिसको हम कह देते हैं मीनिंगफुल और आइडियोलॉजिकल रिलेशन। समझ रहे हैं? तो देयर आर रिलेशंस, दीज आर रिलेशंस विच विल बी मैनिफेस्टेड व्हेन वी कम अक्रॉस इन द सोसाइटी टू परफॉर्म आवर फंक्शन, टू गेट थ्रू इट, एंड इन अ रिलेशनशिप ऑफ सोसाइटी के रिलेशनशिप में जब हम रहते हैं तो इस तरह की चीज़ें करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम कल्चर को डिवाइड करते हैं यानी विद इन द डिवीजन ऑफ कल्चर, कल्चरल मटेरियलिज्म आर्ग्यूज फॉर व्हाट इज रेफर्ड टू एज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चरल डिटर्मिनिज्म। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा डिफ़िकल्ट था क्योंकि ये बिल्कुल टू द पॉइंट लिख दिया गया है। एक्चुअली होता क्या है कि जब कल्चरल मटेरियलिज्म इस बात को कहता है कि ये क्या है, किसी भी सोसाइटी का या सोसाइटल बिहेवियर का एक प्रोबेबिलिज्म है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, द एसेंस ऑफ इट्स materialistic approach is that the infrastructure is in almost all circumstances the most significant force behind the evolution of culture। समझ रहे हैं कि कोई भी सर्कमस्टेंसेस चेंज होता है ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होने से सर्कमस्टेंसेस चेंज होता है, सर्कमस्टेंसेस चेंज होता है तो एक बहुत बड़ा फोर्स होता है इवोल्यूशन के लिए। समझ रहे हैं? ये पॉइंट समझ आ रहा है? अच्छा, जो भी समझ नहीं आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा वीडियो के नीचे। स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर आर नॉट कंसीडर्ड इनसिग्निफिकेंट एपीफिनोमिनल रिफ्लेक्शंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फोर्सेज। ये मेरविन हैरिस की बुक से ही कोट एंड कोट करके ले लिया गया। तो आप देख रहे हैं इन्होंने क्या बोला है कि सुपर स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, एपीफिनोमिनल हो जाता है। कब? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के फोर्सेस को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ठीक है, द स्ट्रक्चर एंड सिम्बॉलिक और आइडिएशनल एस्पेक्ट्स एक्ट एज रेगुलेटिंग मैकेनिज्म विद इन द सिस्टम एज अ होल। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द रिसर्च स्ट्रेटजी प्रेडिक्ट दैट इट इज़ मोर लाइकली दैट इन द लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोबेबिलिस्टिकली डिटरमाइन स्ट्रक्चर विच प्रोबेबिलिस्टिकली डिटरमाइन द सुपर स्ट्रक्चर दैन अदरवाइज, यानी सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। Thus, much in the earlier Marxist thought, material changes such as in technology और environment, या तो टेक्नोलॉजी चेंज कर दो या तो environment चेंज कर दो, ये बिल्कुल देखा जा सकता है कि it is a largely determining pattern of social organization and ideology in turn। समझ आ रही बात? यानी कुल मिला के कहने का बात ये है कि जो भी मार्क्सिस्ट अप्रोच था उसको इन्होंने किस अप्रोच में ले लिया है, एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच में। दैट सिंपल एज इट इज़। ठीक है, मार्क्स ने बहुत पहले ये बात बता दी थी। अच्छा इन्फ्लुएंस तो थे लेकिन फिर भी इनसे डिसएग्री करते थे। वो कैसे? क्योंकि मार्क्स की जो थियरी थी वो मार्क्स और एंजल उनकी वाइफ थी। ठीक है, जो कल्चरल मटेरियलिज्म रिजेक्ट करता है किस तरह से कि मार्क्स का डायलेक्टिकल थियरी था। ठीक है, which in turn was based on the theory of philosopher George Wilhelm Friedrich Hegel। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो ये रिजेक्ट करते हैं मार्क्सिज्म को, लेकिन इन्फ्लुएंस थे ओवरऑल द थिंग, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, अब मेरविन हैरिस ने कुछ रिसर्च का भी सहारा लिया जिसमें उन्होंने 1980 में एक साइकोलॉजिस्ट थे
सिग्रिड ग्लेन, ठीक है, उनसे इन्होंने बहुत सारे वर्क को शेयर किया। तो इस तरह से एक इंटरडिसिप्लिनरी वर्क इन्होंने किया उनके साथ, और ये बहुत ही प्रोडक्टिव रहा इनके लिए। अभी हाल ही में बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट ने भी उस चीज़ को एक एक्सप्लोरेटरी एक्सपेरिमेंट के तौर पे फिर से रिसर्च किया और पाया कि यही एंड है, मतलब ये जो उन्होंने बोला था दैट इज़ द ऑल करेक्ट समवेयर। ठीक है, समझ आ रही बात को। अब देखिए बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे लिखा गया है, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि कल्चरल मटेरियलिज्म इज एन एंथ्रोपोलॉजिकल पैराडाइम फाउंडेड अपॉन बट नॉट कंस्ट्रेंड बाई। समझ रहे हैं बात को? इससे कंस्ट्रेंड नहीं है, उससे बहुत इन्फ्लुएंस नहीं है, या उसी पे बेस्ड नहीं है मार्क्सिस्ट मटेरियलिस्टिक थॉट। The term cultural materialism, first coined by Marvin Harris in his own book The Rise of Anthropological Theory, which is published in 1968, is derived from two English words, culture यानी social structure, language, law, religion, politics, art, science, superstition सब इसमें include हो जाता है, and materialism यानी materiality rather than intellect और spirituality is fundamental to reality। समझ आ रही बात? हैरिस डेवलप्ड कल्चरल मटेरियलिज्म बाय बोरोइंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग एंथ्रोपोलॉजिकल डॉक्ट्रिन, स्पेशली मार्क्सिस्ट मटेरियलिज्म। समझ आ गई बात? तो बहुत ब्यूटीफुली इन्होंने लिख दिया यहाँ पर, तो आपको समझने के लिए मैं लेके आई। मुझे बहुत रिसर्च करने के बाद ये बहुत ही कंसाइज फॉर्म में ये सारा कुछ मिल गया, इससे बाहर का कहीं से भी नहीं आया। एक बार अगर आपने समझ लिया तो आप इसे बहुत अच्छे से डिकोड कर पाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, या आपको मेंस में लिखना हो या स्टेट सर्विसेज में, दैट इज़ ऑल अबाउट। अब कल्चरल मटेरियलिज्म को समझने के लिए तीन चीज़ें समझनी पड़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है पॉपुलेशन, बेसिक बायोलॉजिकल नीड जो आपने मेलिनोस्की में पढ़ी है, एंड रिसोर्सेज, लेबर, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी। स्ट्रक्चर में आता है पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट, जैसे डेमोक्रेसी है या क्या है, एजुकेशन, प्रोडक्शन, रेगुलेशन, ये सारा। सुपर स्ट्रक्चर में क्या आता है, लॉ, रिलीजन, पॉलिटिक्स, आर्ट, साइंस, सुपरस्टिशन, वैल्यूज, इमोशंस, ट्रेडिशन, ये सारी बातें आ गई। ठीक है, अब कल्चरल मटेरियलिज्म क्या है? एक्चुअली इट सीक्स टू एक्सप्लेन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, आइडियोलॉजी एंड सिम्बोलिज्म विद इन ए मटेरियलिस्टिक या इंफ्रास्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर या सुपर स्ट्रक्चर। ठीक समझ आ रही है? या तो स्ट्रक्चर में, या तो सुपर स्ट्रक्चर में, या इंफ्रास्ट्रक्चर में। एक ही आइडियोलॉजी और सिम्बोलिज्म और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को इस फ्रेमवर्क में एक्सप्लेन करता है। समझ रहे हैं? कल्चरल मटेरियलिज्म बिलीव सोसाइटी डेवलप ऑन ए ट्रायल एंड एरर बेसिस। ठीक है, इफ समथिंग इज नॉट बेनिफिशियल टू ए सोसाइटीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस and or reproduce or causes production and or reproduction to exceed acceptable limits, it will disappear from society altogether. Just ठीक है, therefore law, government, religion, family values etc must be beneficial to society or they will cease to exist within the society. Cultural materialists ignore emic या society का opinion इन फेवर ऑफ एथिक यानी ऑब्जर्वेशन ऑफ फिनोमिना वाया साइंटिफिक मेथड। समझ रहे हैं? अब ये एक छोटा सा एग्जांपल देकर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। हालांकि अभी तक के सारी बातों में समझ में आ गया होगा, लेकिन ये उसी तरह है जैसे हमारा लैंडलाइन फ़ोन दैट इज़ डिसअपियर, ठीक, ग्रामोफोन दैट इज़ डिसअपियर। तो ये दिखता तो था, ऑब्जर्वेशन तो था, ये चलेगा, लेकिन नहीं चला। ठीक है, अब इसे क्रिटिसाइज़ भी किया गया, जैसे जो मार्क्सिस्ट को मानते थे, मार्क्सिस्ट अप्रोच के फेवर में थे, उन्होंने बोला द कल्चरल मटेरियलिज्म फॉर इग्नोरिंग स्ट्रक्चर्स इन्फ्लुएंस अपॉन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने इग्नोर किया। पोस्ट मॉडर्निस्टिक बिलीव कि रिलायंस अपॉन एथिक इन स्टडिंग कल्चर इज़ नॉट अप्रोप्रिएट एज साइंस इज़ मेयरली इज फंक्शन ऑफ कल्चर। तो आप देख रहे हैं बहुत सारे अप्रोचेस भी आए जो कल्चरल मटेरियलिज्म को एकदम से इग्नोर किया या क्रिटिसाइज़ किया। आइडियलिस्ट ने क्रिटिसाइज़ किया कि कल्चरल मटेरियलिज्म फॉर इग्नोरिंग वेरिएबल्स सच एज जेनेटिक्स एंड बिलीव एमिक इज़ मोर सिग्निफिकेंट दैन कल्चरल मटेरियलिस्टिक अलायंस। ठीक है, फाइनली इट सीम्स दैट मटेरियलिज्म इज़ टू सिंपलिस्टिक। वी मस्ट कंसिडर इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसेस अपॉन सोसाइटी एज वेल. We are intelligent creatures who tend to have spiritual inclination that cannot be accounted by
material means alone. तो दैट इज़ ऑल फॉर कल्चरल मटेरियलिज्म। आई डोंट थिंक कि इससे बाहर कभी कुछ आएगा। बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से मैं ये सारे नोट्स मैं आपके लिए लेके आती हूँ। तो मैं यहाँ एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक समझ लिया और देख लिया है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं इसी तरह मोटिवेट होकर नए नए कॉन्सेप्ट्स पे वीडियो ले, और मेरी बाकी के भी थियरीज़ के वीडियो आप ज़रूर देखिए, उससे आपको हेल्प मिलेगी ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरह से समझने में और लिखने में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय बाय, टेक केयर।